हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का 9th डे है एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है जो जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं रिसेंट ईयर के अंदर, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस का ज्यादा चांसेस होता है रिपीट होने का। तो वो वाले पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी टॉपिक है जैसे कुलाम्स फोर्स वाला टॉपिक हो गया जहाँ पे फील्ड लाइंस हो गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डाइपोल हो गया, फ्लक्स पे तो मैंने दो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा ट्राई किया है जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है उनको सोल्व करने का, उनको आप लोगों को एक्सप्लेन करने का, ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाओ तो आप लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। ये वीडियो नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर 2025 जैसा आ गया तो आप लोगों को आना वहां पे ज्यादा सोचना ना पड़े। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हैं, जेईई मेन के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस पेपर के साथ में डील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है जो कि जेईई मेन के अंदर बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 2025 के अंदर पूछे गए हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को आना एक नई कॉन्सेप्ट यहां पे सीखने को मिलेगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब एग्जाम के अंदर आते हैं जहां पे दो स्फीयर को टच कर दिया जाता है या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना। चलो अब हम लोग यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल सेल। यहां पे स्पेरिकल सेल बोला है जिसकी सरफेस के ऊपर यहां पे क्या है, चार्ज है। यहां पे r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर में यहां पे लिख देता हूं। फिर उसके बाद में यहां पे क्या बोला है कि उसकी रेडियस r है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यहां पे दिया गया है एंड वो पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट वो पोटेंशियल है। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द सेल at r is equal to 5 centimeter from the center of cell and at r is equal to 15 centimeter from center of cell। हमें 3 पॉइंट पे यहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहली बात हम लोग बनाएंगे यहां पे स्फेरिकल सेल। मैंने बना दी स्फेरिकल सेल। मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है q, इसकी रेडियस क्वेश्चन में कितनी दी गई है r। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो अगर ये स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, तो पूरा का पूरा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा का पूरा चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसकी सरफेस पे। आप लोग ध्यान से देखना, मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये तीनों पॉइंट है कहां पे। देखो ये तो हो गया पॉइंट 1 है ना, इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, कहां पे, सेंटर पे। दूसरा देखो इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताना है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर वाला जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट है 5 सेंटीमीटर वाला, ये बी पॉइंट, ये इसके अंदर ही होगा। फिर यहां पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है सेंटर से। अब हमें ये वाला थर्ड वाले में r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे बताना है। मतलब ये सी पॉइंट जो है वो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर से। ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। तो हमें ए बी सी तीनों पॉइंट पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 120 वोल्ट। ओके, अब आपको लोगों को पता होना चाहिए एक स्फेरिकल सेल जो होती है उसके सरफेस पे चार्ज जो होता है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है उसकी सरफेस पे, V सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। इतना पोटेंशियल होता है। कितना होता है, V सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये वाला पोटेंशियल होता है। एंड अगर ये स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है, ध्यान से समझना, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर के हर एक पॉइंट पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वो ऐसे समझते हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल दिया है, अंदर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल भी जीरो होता है। नहीं, अगर स्फेरिकल सेल है उसके ऊपर चार्ज क्यू है, उसकी सरफेस पे चार्ज है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, लेकिन जो पोटेंशियल है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, चाहे वो सेंटर वाला पॉइंट हो, चाहे 5 सेंटीमीटर पे हो, चाहे 8 सेंटीमीटर पे हो, चाहे 6 सेंटीमीटर पे हो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो अब यहां पे ए एंड बी दोनों पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, तो यहां पे पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल। तो आ गए हमारे दो आंसर। तो VA कितना आ जाएगा 120 वोल्ट, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, एंड VB भी कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। अब सवाल आता है इसका, किसी भी स्फेरिकल सेल के बाहर जो पोटेंशियल होता है VC वो KQ बाई R होता है, एंड इसको मैं बोल देता हूं आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल। एंड ये R क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहां से डिस्टेंस होती है, सेंटर से डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें के क्यू बाई आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी है, तो हमें क्यू चाहिए। यहाँ पे क्यू के लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। देखो वी सरफेस कितना दिया गया है 120 इज इक्वल टू के
Q डिवाइडेड बाई R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से Q कितना आ जाएगा 120 इंटू 10 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा K। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो VC इज इक्वल टू K इंटू 120 इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई यहाँ पे K एंड डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, K से तो K कैंसिल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना VC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स एंड VC हमारा कितना आ जाएगा 80 वोल्ट एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन नीट के अंदर जरूर पूछ सकता है, हो सकता है कि तीनों पॉइंट पे ना पूछे बट किन्हीं 2 पॉइंट पे पूछ सकता है, किसी एक पॉइंट पे पूछ सकता है, तो आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए। चलो इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। Two metal spheres of radius r and 3r have same surface charge density sigma। दोनों का surface charge density sigma same है। चलो, and if they are brought in contact and then separated, find the ratio of surface charge density on the smaller and bigger sphere, that is sigma 1 by sigma 2। आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्फीयर, हाँ स्टेप वाइज चलेंगे, आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ये r है एंड इसकी रेडियस यहाँ पे आप लोगों को कितनी माननी है 3r। बोला कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है एंड हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। ओके, अब देखो यहां पे दोनों स्फीयर का सिग्मा सेम है, इनके ऊपर चार्ज सेम नहीं है। चार्ज सेम होगा, देखो चार्ज अगर हमें निकालना है Q इज इक्वल टू हमें सिग्मा को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दोनों ही स्फीयर का सरफेस एरिया अलग अलग है, सिग्मा सेम है तो चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज मैंने Q1 मान लिया, इसके ऊपर चार्ज मैंने कितना मान लिया Q2। क्या यहाँ पे Q1 की वैल्यू लिख सकता हूं मैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये मेरे पास Q1 की वैल्यू आ गई। क्या यहाँ पे Q2 लिख सकता हूं, Q2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई 3r स्क्वायर, तो Q2 मेरे पास कितना आ जाएगा 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 टाइम्स आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको Q मान लूं तो मेरा ये Q2 कितना हो जाएगा, क्या 9 इंटू Q हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैंने इस चार्ज को Q मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 9Q, मतलब इस स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज है इस स्फीयर का 9 टाइम्स है। मेरी बात समझ में आ गई। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि यहाँ पे देखो इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट देन सेपरेटेड, अगर इनको मैं कॉन्टेक्ट में लेके आऊंगा फिर मैंने सेपरेट कर दिया, तो जब हम लोग दो मेटल स्फीयर को कांटेक्ट में लेके आते हैं या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से उनको कनेक्ट कर देते हैं तो उनका ना पोटेंशियल सेम हो जाता है। चार्ज उनके बीच में चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक उन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। हमें पूछा है कि टच में लाने के बाद में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑब्वियसली, उसके बाद में सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग उनको टच में लेके आ रहे हैं उनके बाद में उनके ऊपर नया चार्ज हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालेंगे ना। तो हम लोग है ना नया चार्ज निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये तो हो गया छोटे वाला स्फीयर जिसकी रेडियस r है एंड ये हो गया हमारा बड़े वाला स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है 3r। मैंने इन दोनों को आना आपस में टच करवा दिया इस वायर से, तो टच करवाया तो मैंने करवा दिया टच। अब देखो ध्यान से, अगर टच करवाया तो ये कंडक्टिंग वायर से टच है, तो ऐसे मान लेते हैं इसके ऊपर 9Q चार्ज है ना एंड इसके ऊपर Q चार्ज है टच करने से पहले, तो मान लो कि X चार्ज इधर चला गया, इस वाले स्फीयर से X चार्ज इधर चला गया, तो अब यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस X एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 9Q माइनस X। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो X चार्ज चला गया, X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये चार्ज कब तक जाएगा, जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग दो कंडक्टिंग मटेरियल को कनेक्ट करते हैं या दो कंडक्टिंग मेटल या फिर स्फीयर उनको कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों के अंदर चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अब देखो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और हमें पता है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ बाई R, ये फॉर्मूला होता है। R यहाँ पे रेडियस है, तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा KQ प्लस X डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा K 9Q माइनस X डिवाइडेड बाई 3R, ये आ जाएगा। अब देखो R से तो R गया, K से K गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3Q प्लस 3X इज इक्वल टू 9Q माइनस X, इस X को इधर लेके आएंगे 4X इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 6Q, तो X की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3Q बाई 2।
मेरी बात समझ में आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q/2, मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब इसके ऊपर नया चार्ज इतना आ जाएगा एंड इसके ऊपर नया चार्ज इतना आ जाएगा। तो एक काम करता हूं ना, मैं इसको बोल देता हूं q1 एंड इसको बोल देता हूं q2। तो q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, q1 की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी q प्लस 3q/2, तो ये हो जाएगा 5q/2 एंड q2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 9q माइनस 3q/2, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 3, तो आ जाएगा 15q/2। चलो अब Q1 Q2 आ गया। अब उसके बाद में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा निकालना है ना Q बाई एरिया। तो यहां पे सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 हम लोग करेंगे, तो आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका 9 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 पाई आर स्क्वायर वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 हमारा कितना आ रहा है, ये 9 जो है ना ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9q1 डिवाइडेड बाई q2, 9q1 डिवाइडेड बाई q2। क्या हम लोग यहाँ पे q1 q2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 9 इंटू q1 आ जाएगा 5q/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 15q/2। q/2 से q/2 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना आ रहा है भाई 9/3, दैट इज 3/1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलो इसके बाद में हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो अगर इतना समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग है ना कमेंट में लिखिए कि कैसा लग रहा है आपको ये सॉल्यूशन, ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन लाने का। एंड मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th एंड 12th के, वो मैं इन 75 डे हार्ड चैलेंज वाली जो सीरीज है ना उसके अंदर उनके पीवाईक्यू सारे कवर करूं, ताकि आप लोगों के ना बहुत अच्छी जो प्रिपरेशन है ना एग्जाम, जब आप नीट 2026 या फिर जेईई मेन अप्रैल वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो। चलो अब इसके बाद में आना हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, सिग्मा नॉट दे रखा है एंड यहाँ पे हमारे पास में डायपोल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से एंड हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास में इनफाइनाइट चार्ज शीट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, इस चार्ज शीट की वजह से। एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, ये यूनिफॉर्म होता है इन नेचर। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। मतलब अगर मैं इस वाले साइड में बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड हमारे पास में ये क्या है, एक डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल होता है उसके ऊपर है ना टॉर्क लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीई साइन थीटा, ये टॉर्क लगता है। एंड उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है P एंड आप लोग बोल सकते हो U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम। इस सिचुएशन में डाइपोल कुछ ऐसा रखा हुआ है एंड डाइपोल की जो P वेक्टर होता है ना, P वेक्टर क्या होता है, Q इंटू L वेक्टर। L क्या है यहाँ पे, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। एंड डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, इसकी डाइपोल की नहीं जी, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है P वेक्टर की, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब हमारा P वेक्टर कैसा है, इस तरीके से, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये P वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हुआ यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड ये 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, टॉर्क यहाँ पे 0 आ रहा है, इसके ऊपर कितना टॉर्क आ रहा है, 0। तो टॉर्क तो मैक्सिमम नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद में देखते हैं दूसरे पॉइंट पे, टॉर्क ऑन डाइपोल इज 0, वो सही बात है, टॉर्क कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 है। कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इधर फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू E। यहाँ पे हमारे पास में ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर कितना, Q इंटू E। यहाँ पे देख सकते हो ये डाइपोल को अगर एक सिस्टम कंसीडर कर लो तो डाइपोल पे 2 फोर्स लग रहे हैं, QE इस डायरेक्शन में एंड एक QE इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है
एंड डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहाँ पे फोर्स भी कितना होगा, जीरो। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि इसमें बोला कि फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, नॉन जीरो लग रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, सही बात है। नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सीट, ये गलत हो गया। ओके, नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सीट, फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, फोर्स तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। एंड थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज जीरो। देखो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर लेते हैं, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। मतलब इफ cos थीटा इज इक्वल टू +1 एंड यहाँ पे थीटा कितना है, जीरो, तो थीटा की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो cos की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो मिनिमम कितना आएगा, -PE। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आएगा, काफी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 22 में पूछा गया, ये 20 में पूछा गया है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को आना एक नई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो यार सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जो भी जेईई और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके के और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा एक्वायर्ड बाय अबाउट टू पार्टिकल विल बी। हमें दोनों पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है जब दोनों सेम पोटेंशियल से हम लोग उनको पास करेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा आसान लग सकता है, लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की, दूसरी बात हो रही है यहाँ पे प्रोटॉन की। अब देखो अल्फा पार्टिकल का जो मास है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। एंड जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इसको बोल देता हूं मैं Q प्रोटॉन, ये होता है E। एंड मास प्रोटॉन हमने कितना मान लिया, M। तो प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसका 2 टाइम्स चार्ज किस पे होता है, अल्फा पार्टिकल पे। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक्सेलरेटेड किया जाता है तो चार्ज पार्टिकल है ना, वहां पे काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है। एंड उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जाएगा Q इंटू V। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज पासेस थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ गई? ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर या किसी पोटेंशियल वाले फील्ड के अंदर, तो चार्ज पार्टिकल जो है ना कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है यहाँ पे, Q इंटू V टाइम्स। मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, हमें मोमेंटम निकालना है एंड मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m किसी भी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे P को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकता हूं, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे मास, तो हमने मास का रेशियो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी हो जाएगी भाई, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है E, एंड सेम पोटेंशियल से उनको पास कर रहे हैं तो दोनों पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे V मानेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 2E इंटू V, पोटेंशियल दोनों में सेम है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए P अल्फा बाई P प्रोटॉन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट 2m अल्फा बाई काइनेटिक एनर्जी अल्फा डिवाइडेड बाई 2m प्रोटॉन बाई काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन। ये मुझे पता होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ध्यान से देखना, ये क्या है, मोमेंटम का रेशियो है। यहाँ पे m अल्फा कितना है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ke अल्फा कितना है, 2ev डिवाइडेड बाई यहाँ पे m प्रोटॉन कितना है, mp इंटू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E इंटू V। अब ध्यान से देखो, इधर EV कैंसिल हो जाएगा, MP कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में कितना आ रहा है, रूट 8 डिवाइडेड बाई 1। रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन जो है ना वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, कंसिडर टू चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर S1 एंड S2, ओके, रेडियस R1 एंड R2 respectively. The electric field E1 on S1, E2 on S2 on their surface are such that E1 by E2 is equal to R1 by R2. तो सबसे पहले तो हम लोग आना यहाँ पे दो स्फीयर बनाएंगे। एक स्फीयर मैंने बना लिया ये,
इसकी रेडियस कितनी है r1, दूसरा स्फीयर मैंने बना लिया ये जिसकी रेडियस कितनी है r2, ये सरफेस s1 है, ये सरफेस s2 है, हमने मान लिया। ओके, अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज q1 है एंड इसके ऊपर चार्ज कितना है q2, मान लेते हैं क्योंकि क्या पता हमें जरूरत पड़ जाए। अब ध्यान से देखो E1 बाई E2 का रेशियो दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया E1 बाई E2 का रेशियो उन लोगों ने दे दिया R1 बाई R2, R1 बाई R2, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2, यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V2, हमें V1 बाई V2 का रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अब ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, किसी स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k q बाई r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे k q1 बाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा k q2 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r1 बाई r2, तो k से तो k कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पे q1 बाई q2 का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा q1 बाई q2 का रेशियो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं q1 बाई q2 इज इक्वल टू आ जाएगा r1 क्यूब बाई r2 क्यूब। ओके, ये इधर जाएगा तो ये r2 क्यूब बन जाएगा एंड ये यहाँ पे आएगा ये वाला, तो ये r1 क्यूब बन जाएगा। ये हमारा चार्ज का रेशियो आ गया। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल का रेशियो, तो देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k क्यू बाई r, ये होता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो यहाँ पे देखो मुझे चाहिए v1 बाई v2, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू k एंड यहाँ पे q1 डिवाइडेड बाई r1 डिवाइड एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा k q2 डिवाइडेड बाई r2, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे q1 बाई q2 एंड यहाँ पे आ जाएगा r2 बाई r1 एंड q1 बाई q2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी r1 क्यूब बाई r2 क्यूब इंटू r2 बाई r1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक r2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास में आ रहा है r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2025 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है। आपको फॉर्मूला चाहे कितना याद हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? अब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट 10 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये दो प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2, जैसा डायग्राम क्वेश्चन में है मैंने वैसा ही बनाया है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज v, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B। इस A पॉइंट एंड B पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन टर्म्स ऑफ V। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V। ओके, अब ध्यान से समझो। पहली बात तो ये दोनों इनफाइनाइट प्लेट्स है। इनफाइनाइट प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है यूनिफॉर्म। इनफाइनाइट प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो मतलब यहाँ पे अगर ये दोनों के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, ई मान लिया। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डेल्टा x एंड ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा x एंड डेल्टा V की वैल्यू V है, E की वैल्यू हम लोग E मान लेते हैं, डेल्टा x यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में आना एक रिलेशन आ गया, V इज इक्वल टू मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V एंड इसकी वैल्यू कितनी है E इंटू 10 सेंटीमीटर। E क्या है, हमें E की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? देखो E तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा बाद में। अब ध्यान से समझना, मुझे इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मैं VA मान लेता हूँ एंड यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेता हूँ, VB मान लेता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लो यहाँ पे है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है तो हम लोग है ना केवल वो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में हम लोग कौन सी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। देखो ये वाली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है इन दोनों के बीच में एंड ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अगर मुझे A पॉइंट एंड B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल लिखना है, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे ए का है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे किसका है, सी का। तो क्या मैं यहाँ पे वी ए लिख सकता हूं? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सी एंड बी के बीच में होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम लोग कौन सी डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस है ना, जो वो कंसिडर करेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, आप लोगों को पता होगा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर कोई सरफेस होती है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो यहां पे अगर ऐसे एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पे ये जो एसी लाइन है, ये एसी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ए एंड सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में होगा उतना ही सी एंड बी के बीच में होगा। एंड ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितनी देर की है, 4 सेंटीमीटर। एंड हमें पता है यहाँ पे कि वी ए माइनस वी सी, इसको हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 सेंटीमीटर। अगर इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे v डिवाइडेड बाई वी ए माइनस सॉरी वी बी, यहाँ पे कितना आएगा, वी बी। वी बी इज इक्वल टू E इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई E इंटू 4 सेंटीमीटर। इसे E कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, V बाई वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5/2। एंड यहाँ पे वी ए माइनस वी बी चाहिए हमें, वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा, इसको है ना इधर लेके आ जाएंगे, 2v/5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा आप लोग बहुत आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 2025 में पूछा गया है। एंड ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल एट ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन पे एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है। द डाइपोल मोमेंट p is along x axis as shown in the figure if the electric potential and electric field at a point is v naught and e naught। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, e naught, एंड यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, v naught। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस विच इज एट 2r डिस्टेंस। देखो सबसे पहली बात, ए पॉइंट r डिस्टेंस पे है डाइपोल से, बी पॉइंट 2r डिस्टेंस पे है डाइपोल से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे हमें पता है कि ए पॉइंट जो है, ध्यान से समझना, ए पॉइंट जो है इस डाइपोल की एक्सिस के अलोंग है या इस डाइपोल की एक्सिस पे रखा हुआ है। तो डाइपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। एंड पोटेंशियल कितना होगा भाई, पोटेंशियल यहां पे हो जाएगा kp/r²। ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है, हम लोगों को पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे kp/r² पोटेंशियल हो गया एंड E नॉट इज इक्वल टू kp/r³। तो यहाँ पे मेरे पास में kp/r³ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी E नॉट/2। एंड यहाँ पे kp/r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट। अब हम लोग आ जाते हैं एट बी पॉइंट, कि बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, 2r। एंड जो बी पॉइंट है वो इस डाइपोल के जो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके ऊपर रखा हुआ है। एंड कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 2r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एंड हमें पता है कि किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, kp/r³। एंड किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली, ओके, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। एंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली। मेरी बात समझ में आ गई? इसको मैं बोल देता हूं ई बी एंड इसको बोल देता हूं ई ए। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाली डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे kp/r³। एंड rb हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 2r दे रखा है। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, E नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, kp डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2r³। तो E नॉट सॉरी ई बी इज इक्वल टू, ई नॉट नहीं, ई बी इज इक्वल टू kp/8r³। ये हमारे पास में आ जाएगा kp/8r³। हमें इस eb की वैल्यू बतानी है ई नॉट की फॉर्म में, तो kp/r³ की जगह पे हम लोग E नॉट/2 पुट करेंगे, तो eb इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, E नॉट/8 इंटू 2, तो आएगा E नॉट/16। मतलब बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड बाई कितना है, 16। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आपको पता होगा कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। तो हमारे पास में VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। चलो भाई, अब इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है,
दोनों क्वेश्चन है ना 2022 के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं पहले। टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स A एंड B ऑफ रेडियस 5 mm एंड 10 mm। तो यहाँ पे हम लोग R1 इज इक्वल टू R कंसिडर कर लेते हैं, जो कितना दिया गया 5 mm, एंड R2 इज इक्वल टू 2R कंसिडर कर लेते हैं, जो कि कितना दिया गया है 10 mm, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इफ द स्पीयर्स आर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देन फाइंड ई ए बाई ई बी। हमें यहाँ पे है ना उनकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो बताना है। ध्यान से समझना है यहाँ पे क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे दो स्पीयर। ये तो हो गया स्पीयर ए जिसकी रेडियस आर है, ये हो जाएगा स्पीयर बी जिसकी रेडियस कितनी है 2r। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये दोनों है ना, दोनों स्पीयर कितने डिस्टेंस पे रखे हैं 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एंड इनको है ना एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इनको किससे कनेक्ट कर दिया, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब जब हम लोग इनको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो मान लेते हैं कि जब इनका पोटेंशियल सेम है तब इस वाले स्पीयर के ऊपर चार्ज है QA एंड इस वाले स्पीयर के ऊपर चार्ज कितना है QB, एंड इस पॉइंट पे VA इज इक्वल टू कितना है VB। देखो अगर हमें इनकी सरफेस पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले QA एंड QB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड QA एंड QB की वैल्यू के लिए या फिर इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। हमें ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा KQA बाई R इज इक्वल टू KQB बाई 2R। मेरी बात समझ में आ गई। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे QA बाई QB इज इक्वल टू 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे QB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QA। तो अगर मैं B के ऊपर, अगर यहाँ पे QA को मैं Q मान लूं, तो QB अपने आप मेरा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आ गया Q एंड QB के बीच में रिलेशन। अगर इसके ऊपर A के ऊपर चार्ज Q है तो B के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 2Q चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब ध्यान से समझना है। इधर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA मान लेते हैं, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया हम लोगों ने EB। EA क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, EA बाई EB इज इक्वल टू KQA बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQB बाई R 2R का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। QA की वैल्यू यहाँ पे कितनी है Q, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे Q बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई QB की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2Q डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 4R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, EA बाई EB जो हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा 4/2 दैट इज 2:1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन में हमने कहीं पे भी आना 5 mm 10 mm या फिर 2 सेंटीमीटर ये वाली वैल्यू यूज ही नहीं करी, एंड यही फायदा होता है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का। जब आप लोग इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है वहां पे ये जो रिलेशन है इसको आप लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं ना, तो आप लोग है ना काफी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। वरना आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू पुट करते हैं 5 × 10⁻³ एंड ये 10 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करते ये लिखते हैं। यहाँ पे हमने कहीं पे भी आना R1 एंड R2 दोनों की वैल्यू पुट नहीं करी है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है ना समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एंड पोटेंशियल जो होता है उनके बीच में ना एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dx। इस वाले रिलेशन के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि पोटेंशियल दे दिया, यहाँ पे ये पोटेंशियल हमें दे दिया V इज इक्वल टू 3x², एंड बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बहुत इजी है, हम लोग क्या करेंगे, ये पोटेंशियल देखो x के साथ वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस dV/dx, दैट इज माइनस d/dx, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव साइन ये आ जाएगा 6x, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। एंड यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, देखो इस वाले कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 × 1, तो E इज इक्वल टू -6, एंड यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट/मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका देखो डायरेक्शन भी पूछा, तो इसकी डायरेक्शन किधर है -x के अलोंग, एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू -6i कैप, दिस इज द आंसर इन वेक्टर फॉर्म। मेरी बात समझ में आ गई। मैग्नीट्यूड 6 है, डायरेक्शन -x के अलोंग है या फिर -i के अलोंग है। The two thin coaxial rings each of radius a having charges plus q and minus q, ये चार्जेस दिए हुए हैं उनके ऊपर respectively are separated by a distance r
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। एक तो रिंग हो गई मेरे पास में ये, ओके, एंड दूसरी रिंग हो गई मेरे पास में कुछ ऐसे। इसके ऊपर मैं प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूं, इसके ऊपर मैं माइनस क्यू चार्ज मान लेता हूं, एंड दोनों को एक्सियली रखी हुई है, तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर यहां पे ये है। तो मैंने इसको मान लिया रिंग 1 एंड इसको मान लिया रिंग 2। मेरी बात समझ में आ गई? एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। यहां पे पोटेंशियल, इस 1 के यहां पे पोटेंशियल मैंने बोल दिया v1 एंड यहां पे पोटेंशियल मैंने बोल दिया v2। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि किस तरीके से आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर सोल्व कर सकते हो। अब देखो आप लोगों को ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो ये रिंग है, यहाँ पे ये रिंग है, इसके ऊपर चार्ज कुछ प्लस क्यू चार्ज है, इसके सेंटर पे आप लोगों को पोटेंशियल पता होना चाहिए रिंग की वजह से। एंड ये पहली बात तो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, इस रिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल होता है सेंटर के ऊपर। ओके, इसकी रेडियस यहाँ पे आर है। अब मान लेते हैं कि यहां से सेंटर से x डिस्टेंस दूर मुझे पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए। मुझे किस पे पोटेंशियल चाहिए, पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए। तो इस रिंग की वजह से पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल जो आएगा वो ये वाली डिस्टेंस हम लोग कितनी मान लेते हैं, r, एंड r की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग इजीली निकाल सकते हो ये r। ओके, तो इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, मतलब ये वाली डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ध्यान से समझना, इस द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग, यहाँ पे पोटेंशियल इस रिंग की वजह से होगा एंड यहाँ पे पोटेंशियल इस वाले रिंग की वजह से भी होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो इस रिंग के एक्सिस पे रखा हुआ है। इन द सिमिलर वे अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस रिंग की वजह से होगा एंड इस वाले रिंग की ये एक्सिस पे रखा हुआ है तो इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, तो पहली बात तो ये वाली डिस्टेंस देख लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों में ये डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हमारी a है एंड ये वाली डिस्टेंस r है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड यही सेम डिस्टेंस ये वाली होगी। ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे लिखना है v1, तो v1 में क्या लिखूंगा भाई, इसकी वजह से देखो, पहली बात तो ये चार्ज है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पहली बात इस रिंग की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर, के क्यू बाई आर, एंड यहाँ पे इस रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, आर स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आर है, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमने क्या मानी है, एक्स। ओके, अब ध्यान से देखना, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस खुद के चार्ज की वजह से हो जाएगा माइनस के क्यू बाई ए, एंड यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम मुझे चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, तो v1 माइनस v2 हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए, एंड ये माइनस इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2kq बाई ए, एंड ये इसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2kq डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब आप लोग चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो 2kq है ना इसको बाहर ले लो, 2kq, एंड यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप लोग चाहो तो इस k को 1/4 लिख सकते हो, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड उस तरीके से आप लोगों का ये वाला जो है ना आंसर निकल के आ जाएगा। चलो, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आप लोगों को है ना कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी स्टूडेंट जनरली जो गलती करता है ना, मैं आप लोगों को वो वाली गलती बताने वाला हूं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जेईई मेन 2019 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान से समझो। ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे 3 चार्जेस है, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, यहाँ पे ये कैपिटल क्यू है यहाँ पे। If D, capital D is very greater than small d, what is the potential energy of the system? हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है जहां पे हमारे पास में 3 चार्जेस रखे हुए हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया कैपिटल D इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, तो यहाँ पे इसको आना हम लोग आना एक तरीके से क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एक तरीके से हम डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं, डाइपोल। लेकिन यहाँ पे पता है जो सबसे मेन चीज है वो यहाँ पे ये है कि इधर प्लस क्यू रखा हुआ है, इधर माइनस क्यू रखा हुआ है,
तो यहाँ पे अगर इसको डायपोल कंसीडर करेंगे तो डायपोल की डायरेक्शन होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी इधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी U of the system is equal to U of dipole, okay, plus U of dipole and plus Q charge, U of dipole and plus Q charge, मतलब इस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी आएगा एंड इस डायपोल एंड इस प्लस Q चार्ज का भी पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे लिखना है। इन दोनों का एडिशन ही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले तो U डायपोल की बात कर लेते हैं कि भाई डायपोल के अंदर हमारे पास में दो चार्ज हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 बाई R। आर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पे कितना आ जाएगा, के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, स्मॉल डी। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे माइनस के क्यू स्क्वायर बाई स्मॉल डी। ये हमारा आ गया इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस डायपोल एज ए सिस्टम, इस डायपोल को हम लोग आना एक अलग से सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। इस डायपोल एंड इस प्लस क्यू के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये हमें बताना है। अब ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल के बीच में आना एक रिलेशन होता है, एंड वो रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा Q इंटू पोटेंशियल। ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इस चार्ज प्लस Q चार्ज एंड डायपोल के बीच में, तो डायपोल की वजह से मुझे यहाँ पे चाहिए पोटेंशियल। अगर मैं डायपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकता हूं तो मेरे पास में मैं आराम से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझो, तो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सबसे बड़ी गलती यहीं पे स्टूडेंट करते हैं। वो क्या करेंगे कि सर ये पॉइंट है, ये डायपोल की एक्सिस पे रखा हुआ है एंड डायपोल की एक्सिस पे हमें पता है कि पोटेंशियल कितना होता है, Kp बाई आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल होता है, तो वो Kp बाई आर स्क्वायर लिख देंगे। बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये वाला पोटेंशियल तो होता है, लेकिन ये होता है नेगेटिव के साथ में। नेगेटिव के साथ में क्यों होता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास में है एंड पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो डायपोल की डायरेक्शन, ये हमारा डायपोल होता है ना, ध्यान से समझना। अगर ये डायपोल ऐसा रखा होता, ध्यान से समझना, डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये P है, तो इस पॉइंट पे देखो ये प्लस Q चार्ज है एंड ये माइनस Q चार्ज है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है Kp बाई आर स्क्वायर एंड यहां पे पोटेंशियल होगा माइनस Kp बाई आर स्क्वायर। यहां पे प्लस क्यों होता है, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में है एंड ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास में, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इस डायपोल की वजह से वो है माइनस Kp बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर, सॉरी कितना है, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस एंड ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यू डाइपोल प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो होगा वो होगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंटू वहां का पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस के पी बाई कैपिटल डी स्क्वायर, क्योंकि आर जो है ना वो डिस्टेंस होती है कहां से, मिड पॉइंट से डिस्टेंस होती है। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू पी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्क्वायर। ओके, एंड पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्यू इंटू डी। ओके, ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू है। तो हम लोगों के पास में आना ये वैल्यू फाइनली कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे माइनस के क्यू एंड ये वैल्यू कितनी है, Q इंटू डी डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल डी स्क्वायर। अब अगर हम लोग दोनों को ऐड करें तो U सिस्टम हमारा कितना निकल के आ जाएगा भाई, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी एंड प्लस नेगेटिव यहाँ पे कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी स्क्वायर। अब हम लोग बाहर क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे के बाहर ले लेते हैं, तो के बाहर ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस Q Q D by capital D square and this is the final answer of this problem। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी तक जितने क्वेश्चन किए होंगे हम लोगों ने, आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे लेक्चर के सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 2019 के अंदर पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस Q, ये कैपिटल चार्ज दे रखा है, आर प्लेस्ड at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown in the figure. If net electrostatic potential energy of the configuration of the system is equal to 0, then we have to find this Q in terms of small q। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो अगर ये वाली साइड L है तो ये भी L होगी एंड यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, √2L।
हमारे पास में। एंड मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है भाई, मुझे लिखना है यहाँ पे यू सिस्टम। तो यू सिस्टम इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखूंगा, जब भी आप लोगों को इस तरीके से चार्ज सिस्टम दिया हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी पेयर में लिखी जाती है। मतलब इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, प्लस इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, प्लस इस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, एंड सबको ऐड कर दो, वही हमारे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, एंड यहाँ पे इस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई एल, प्लस इसकी कितनी आ जाएगी, के क्यू क्यू बाई एल, एंड प्लस इसकी कितनी आ जाएगी, के क्यू क्यू बाई रूट टू एल, एंड ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, एक के कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जीरो में चले जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पे क्या बच गया, क्यू बच गया, एंड यहाँ पे क्या बच गया, कैपिटल क्यू बच गया, एंड यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में, क्यू बाई रूट टू इज इक्वल टू जीरो। एंड हमें इस क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इस क्यू को मैं इधर भेज देता हूं, एंड यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, क्यू कॉमन ले लिया, वन प्लस वन बाई रूट टू इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो यहाँ पे क्यू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट टू इज इक्वल टू माइनस क्यू, एंड इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास में क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस वन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ना वो समझ में आया होगा। तो